brought to you by Candid. रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ, डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। 21 सितंबर की तारीख को भी सुर्खियों में कुछ नहीं बदला। वही कनाडा, वही देश की संसद। कनाडा के मोर्चे पर अपडेट आया कि भारत ने कनाडा से आने वाले नागरिकों के वीजा पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। ये बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर है। इससे सिर्फ भारत और कनाडा के संबंधों की जो स्थिति है उतनी ही पता नहीं चलती, दुनिया भर से इसकी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं और ये जो शो का गेम चल रहा है बाहर के दोनों देशों की तरफ से, उस पर भी विस्तार से बात हो रही है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 18 लाख से ज़्यादा लोग भारत से जुड़े हुए, चाहे वो भारतीय मूल के हों या भारत के कनाडा में रह रहे हैं। कनाडा की तरफ से जब मैं ललन टॉप शो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, अभी इस पर प्रतिक्रिया या कोई कार्रवाई सामने नहीं आई है, लेकिन इसकी आशंका भी जताई जा रही है। कनाडा में एक गैंगस्टर का कत्ल और हुआ है और उसको लेकर भी सुर्खियां बन रही हैं। इधर संसद में आज राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर जोरदार बहस हुई। पुराना सवाल उठाया गया कि जब तुरंत लागू नहीं करना है तो इस बिल को लाने के पीछे मकसद क्या था, मंसूबा क्या था। वहीं जो संसद का सत्र 22 तारीख तक चलने वाला था, उसे भी आज ही समाप्त करने की खबरें भी आने लगी हैं। इन सब के बारे में विस्तार से बात करेंगे। भारत कनाडा संबंध, विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया, सोशल मीडिया पर चर्चा, पंजाब में क्या स्थिति है उसके बारे में बात, वहां के राजनेताओं की टिप्पणी और देश की राज्यसभा और लोकसभा का हाल। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप शो। सुखविंदर सिंह उर्फ सुक्खा दुनके, ये गैंगस्टर का नाम है और इसका कत्ल कर दिया गया। 20 सितंबर को इसे सर में गोली मारी गई, 1 2 नहीं 9 गोलियां। मर्डर जिस वक्त हुआ उस समय कनाडा की घड़ी में सुबह के 9:30 बजे बज रहे थे। सुक्खा साल 2017 में पंजाब से कनाडा भागा था, जाली पासपोर्ट बनवाकर। पंजाब में उस पर 18 मुकदमे दर्ज थे, कुछ में बरी भी हुआ था, पर ज्यादातर में जांच चल रही थी। कत्ल के वक्त सुक्खा कनाडा के विनिपेग शहर के हेजल्टन ड्राइव रोड पर बने कॉर्नर हाउस के फ्लैट नंबर 203 में मौजूद था। ये उसका घर था। हमलावरों ने घर में घुसकर मारा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुक्खा खालिस्तानी आतंकवादी अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला का राइट हैंड माना जाता था। अर्शदीप डल्ला जून में मारे गए हरदीप सिंह निज्जर का दोस्त है। सुक्खा NIA का वांटेड आतंकवादी था, उसकी लिस्ट में शामिल था। सुक्खा पर आरोप, वो कनाडा में बैठकर भारत में अपने गुर्गों के जरिए रंगदारी का, उगाही का काम करता था और हथियारों की स्मगलिंग भी करता था। जब उसकी हत्या हुई तो हत्या के जिम्मेदारों को ढूंढने की कवायद चली। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के आरोपी लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने ये जिम्मेदारी ली। गैंग की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई जिसमें कहा गया, सुक्खा का हाथ गुरलाल बराड़, विक्की मिद्दू खेड़ा और संदीप नंगल अंबिया के मर्डर में था, इसलिए बदला लिया गया। ये भी कहा गया ये ड्रग एडिक्टेड नशेड़ी और सिर्फ अपने नशे को पूरा करने के लिए, पैसों के लिए घर उजाड़ता था। अब इसके पापों की सज़ा इसे मिल गई है। इन सब बातों के बाद निज्जर के कत्ल पर भी नए सिरे से बात शुरू हो गई और वहाँ से जो भारत और कनाडा के रिश्तों का तनाव शुरू हुआ है उस पर भी बात, वीज़ा पर भी आएंगे। पर उससे पहले इस कत्ल के बारे में जानते हैं पंजाब के पूर्व DGP से, जिनकी विशेषज्ञता है इन गैंग्स के ऊपर, इनके ऑपरेशन के ऊपर, इनके तेवरों के ऊपर और सबसे अहम सवाल कि कैसे कनाडा इन आतंकवादियों का और अपराधियों का सेफ, सुरक्षित ठिकाना बनता जा रहा है। इंसिडेंट्स तो वहाँ काफ़ी समय से होते रहे हैं। कुछ दिन पहले निज्जर की बात कर रहे थे, अब सुक्खा की बात उन्होंने कर ली। इसके बाद रिपु दमन मारा गया था। जो टोरंटो और दूसरे सारे एरियाज़ जो हैं वहाँ पे ड्रग्स का बोलबाला है। भारत सरकार की जो रिक्वेस्ट गई थी उनको थ्रू MEA कि वहाँ जो 13-14 जो रह रहे हैं ड्रग स्मगलर्स, उनको भारत वापस भेजा जाए ताकि उन पर कार्रवाई हो, उस पर उन्होंने कार्रवाई नहीं की। और अब NIA की जो लिस्ट आई है कि करीब 43% जो हैं वो वहाँ पे लोग, वहाँ पे ऐसे 43 लोग जो हैं वहाँ पे जो टेररिस्ट हैं, मिलिटेंट्स हैं, प्रो मिलिटेंट्स हैं या ड्रग्स में हैं या क्रिमिनल्स हैं, वहाँ पे छुपे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि ट्रूडो के राज में कनाडा जो है एक फास्ट ऐसा हेवन बनता जा रहा है। अगर आप इंटरनेशनल रिपोर्ट्स पढ़ें तो उसमें यह भी आएगा कि वहाँ से ड्रग स्मगलिंग इवन अमेरिका में हो रही है। तो एक तरीके से जो हो रहा है
लग रहा है कि कनाडा जो है वो भी एक रोग कंट्री बनता जा रहा है। पहले तो हम लोग कहते सिर्फ पाकिस्तान रोग कंट्री है, पर अब लगता है कि ट्रूडो जो है उसकी लीडरशिप में कनाडा भी जो है एक रोग कंट्री बढ़ता जा रहा है। इस हत्या के पहले से ही भारत कनाडा के बीच तनाव चल रहा है, जिसमें नया अपडेट ये है कि वीजा सर्विस अस्थायी रूप से भारत के द्वारा बंद कर दी गई है। जी, भारत ने आधिकारिक तौर पर कनाडा के नागरिकों को भारत में आमद से फिलहाल इनकार कर दिया है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया कि बैन अस्थायी है और कुछ वक्त के बाद भारत सरकार स्थितियों की समीक्षा करेगी। बैन की सूचना सबसे पहले आई एक्स नाम के प्लेटफॉर्म पर, जिसे पहले ट्विटर कहते थे, एक पोस्ट के जरिए। कनाडा में वीजा सर्विस देने वाली कंपनी BLS इंटरनेशनल सर्विस ने एक्स पर एक मैसेज पोस्ट किया, जिसके मुताबिक ऑपरेशनल वजहों से 21 सितंबर 2023 से इंडियन वीजा सर्विस को अगले आदेश तक सस्पेंड कर दिया गया है। कंपनी के मुताबिक उसे भारतीय मिशन से ये नोटिस मिला है, यानी कनाडा का कोई व्यक्ति पहली बार इंडिया आना चाहेगा तो उसे वीजा नहीं मिल सकेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची, उसके बाद उनकी भी प्रतिक्रिया आई। आज ही के दिन यानी 21 सितंबर को पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने स्थिति साफ की और कहा कि सुरक्षा कारणों से ये फैसला लिया गया है। विदेश मंत्रालय ने यह भी साफ किया कि कनाडाई मूल का कोई व्यक्ति यदि किसी दूसरे देश के जरिए वीजा प्राप्त करके भारत आना चाहेगा तो भी ऐसा नहीं हो पाएगा। विदेश मंत्रालय ने कनाडा सरकार की कमी पर भी सवाल उठाए कि सुरक्षा पर्याप्त नहीं दी जा रही है, धमकियां हैं, इसलिए वीजा सर्विस को बंद किया जा रहा है। याद रहे दर्शकों, इससे पहले भारत ने कभी भी किसी भी मौके पर किसी देश का वीज़ा सर्विस को इस तरह से सस्पेंड नहीं किया है, पाकिस्तान का भी नहीं। हालांकि जब कोरोना फैला था तब महामारी से बचाव के वास्ते कुछ समय तक वीज़ा पर ओवरऑल एक प्रतिबंध लगाया गया था। अब आप सुनिए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के आज के बयान को। हम इस सिचुएशन को रेगुलर बेसिस पे रिव्यू करते रहेंगे, इसकी समीक्षा होती रहेगी, पर अभी के लिए ये सिक्योरिटी सिचुएशन जो कनाडा में और कैनेडियन गवर्नमेंट की इनएक्शन से रहा है, उसके लिए हम इसको अस्थायी रूप में हम इसको वीज़ा आवेदन का जो प्रोसेस है उसमें बाधा पड़ रही है और इसीलिए हमने उसको अभी उसको स्टॉप कर रखा है। इंडियन स्टूडेंट्स जो वहाँ पे हैं, हमने जैसे कहा एडवाइजरी हमने इशू किया है, हमारे हाई कमीशन, हमारे काउंसुलेट्स वहाँ चल रहे हैं, वो काम हो रही है, उनमें कोई दिक्कत हो उनसे कांटेक्ट करें, पर हमने एडवाइजरी में कहा है कि एहतियात बरतें, देखें क्या हो रहा है। ऐसे स्पेसिफिक कोई हमारे पास और एडिशनल इनपुट्स अभी नहीं है। ये प्रश्न किसी और ने भी पूछा था कि हमारे स्टूडेंट्स जो है उनको वीज़ा, हमारे वीज़ा पॉलिसी से कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, वो इंडियन सिटीजन्स हैं। और कनाडा क्या करेगी ये कैनेडियन अथॉरिटी से आपको पूछना पड़ेगा, मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं पाऊँ। बागची के बयान के मुताबिक भारत सरकार ने कनाडा की सरकार को उनके देश में हो रही आतंकी गतिविधियों के बारे में अवगत कराया था, लेकिन कनाडा की सरकार ने निज्जर पर न तो सूचना दी, न उसके मर्डर के बाद कोई जानकारी साझा की, बल्कि जो कार्रवाई की, जो बयान दिए, वो सब कुछ पूर्वाग्रह से ग्रसित नजर आ रहे हैं। पर्सपेक्टिव बहुत सिंपल है, हम कह रहे हैं कि वहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो टेररिस्ट हैं, जो ऑर्गेनाइज क्राइम पे इन्वॉल्व हैं, उनको हम चाहते हैं कि उस पर एक्शन लिया जाए। कैनेडियन गवर्नमेंट नहीं ले रही है और इनका जो एलिगेशंस है उस पर मैंने जैसे कहा कि हमारे पास कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर किया है, तो उसके बाद हमने फिर एक्शन जो लेना पड़ा, सब इससे रिलेटेड है कि टेररिज्म पे एक्शन नहीं हो रहा है। कनाडा से आमद पर वीजा बैन लगा है। भारत और कनाडा के संबंधों में सबसे अहम है पंजाब, क्योंकि बड़े पैमाने पर हमारे सूबे से कभी पढ़ाई के वास्ते, कभी काम के वास्ते नागरिक कनाडा जाते हैं। इसलिए इसका पंजाब कनेक्शन जानने के लिए हमने एक बार फिर बात की पूर्व डीजीपी से। देखिए, ये जो कनाडा में हरकतें हो रही हैं उसका एक सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारे देश पे पड़ता है, खासकर हमारे पंजाब पे पड़ता है। वो जो है हब है टेररिस्ट का, मिलिटेंट्स का, ड्रग स्मगलर्स का, उनको प्रोटेक्शन देता है। और वीज़ा जो होता है, वीज़ा में किसी के पासपोर्ट में तो लिखा नहीं है कि वो प्रो टेररिस्ट है, प्रो मिलिटेंट है या ड्रग स्मगलर्स है। वहाँ तो सब यही क्लेम करते हैं कि हम तो दूध के धुले हुए हैं। ऐसे लोग यहाँ पे आकर के फिर से एक कोशिश कर सकते हैं ट्रबल क्रिएट करने की। और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज में तो इस प्रकार की सुगबुगाहटें होनी शुरू हो गई हैं कि यहाँ पर जो ऐसा अंदेशा लग रहा है कि फिर से जो मिलिटेंसी है, यहाँ से जो स्लीपर सेल्स हैं, हो सकता है फिर से एक्टिव हो जाएं। ऐसे हालत में जो भी यहाँ का डायरेक्ट उनके साथ जो लिंक है कनाडा से और ऐसे अंसरों से खासकर, उनको रोकना बहुत ज़रूरी है। अगर इंडिया ने ऐसा स्टेप लिया है, मैं समझता हूँ कि बहुत सही स्टेप लिया है। ये डिप्लोमेसी ही नहीं है बल्कि हमारे देश की रक्षा, हमारे नागरिकों की रक्षा, हमारे यहाँ चैन और अमन की रक्षा के लिए एक बहुत सही कदम है, मैं ऐसा समझता हूँ। विदेश मंत्रालय ने एक सूचना और दी
कि भारत की सीमा में मौजूद कनाडा के डिप्लोमेट की संख्या में भी कमी करने पर विचार चल रहा है। आज के विदेश मंत्रालय के बयानों को अगर हम देखें तो कुछ और चीजें समझ में आती हैं, बिंदुवार समझते हैं। पहली, कनाडाई मूल के व्यक्तियों के लिए वीजा सर्विस बंद की जा रही है। दूसरी, भारत में मौजूद कनाडा के उच्चाधिकारियों की संख्या कम की जाएगी। तीसरी, कनाडा की सरकार ने निज्जर पर कोई जानकारी साझा नहीं की है। चौथी बात, कनाडा की सरकार ने अपनी धरती पर पनप रहे आतंकवाद की रोकथाम के लिए कुछ नहीं किया। और पांचवी बात, कनाडा में पनप रहे आतंकवाद की फंडिंग पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। दर्शकों को बता दें, निज्जर के मर्डर का आरोप लगाकर कनाडा ने भारत के राजनयिक को देश छोड़ने का आदेश दिया था और भारत ने भी पलटवार किया था। कनाडा के इंडिया डेस्क के इंटेलिजेंस चीफ और दूतावास के कई स्टाफ को यहां से निकाल दिया था। सुनिए इस पूरे प्रकरण पर और इसकी गंभीरता समझने के लिए कितना बड़ा स्टेप है दो देशों के रिश्तों के लिहाज से, वरिष्ठ पत्रकार गीता मोहन को, जिस मामले को करीब से मॉनिटर कर रही हैं, ट्रैक कर रही हैं। भारत का ये कहना एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म में कि कनाडा एक सेफ हेवन हो गया है टेररिज्म के लिए और टेररिस्ट्स के लिए, अपने में एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि कनाडा में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं और उनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए जो इससे पहले कहते आ रहे थे। इस बारी ऑलमोस्ट ऐसे कहा है जैसे कि कनाडा की सरकार इनको सपोर्ट करती है, तो ये अपने में ही बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। दूसरी बहुत बड़ी चीज़ जो हो गई है जिससे पता चलता है साफ कि ये रिश्ते बहुत ख़राब हो गए हैं, वो है कि जो वीज़ा सर्विसेज हैं उसको टेम्परेरी बंद कर दिया गया है। अब जब खबर हमने पहले चलाई तो हमें BLS की तरफ से पता चला था कि टेम्परेरी सस्पेंशन हो गया वीज़ा सर्विसेज के लिए का, और उन्होंने ऑपरेशनल रीजंस बताए थे। लेकिन अब ये एक पॉलिसी डिसीजन है भारत सरकार का कि जब तक सिक्योरिटी जो भारतीय डिप्लोमेट्स कनाडा में हैं उनके सिक्योरिटी और सेफ्टी की बात पूरी तरीके से कनाडा नहीं समझता और उसका ख्याल नहीं रखता, तब तक ये वीज़ा सर्विसेज नहीं चल पाएंगे। तो हालांकि कनेडियन हाई कमीशन की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया था जहां पे उन्होंने साफ तरीके से कह दिया है कि उन्होंने भारत सरकार से ये मांग की है कि उनके डिप्लोमेट्स को भी सेफ्टी और सिक्योरिटी मिले। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया में कुछ डिप्लोमेट्स के अगेंस्ट काफ़ी थ्रेटन किया गया था तो इसीलिए कनेडियन हाई कमीशन भी अपने स्टाफ को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है कि कौन कहाँ रहेगा, कितना रहना चाहिए और कितने लोग शायद भारत में रहेंगे। ये अपने आप में डिप्लोमेटिकली अगर देखा जाए तो सबसे बुरे दिन हैं भारत और कनाडा के रिश्तों में। भारत सरकार की इस कार्रवाई के बाद अब सबकी नज़र है कनाडा की सरकार, ट्रूडो सरकार के रिस्पांस पर, लेकिन इस पर अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है। जो भी जानकारी आएगी हम आपको ललन टॉप पर बताते रहेंगे। पर सवाल सिर्फ वीज़ा के प्रतिबंध का नहीं है। भारत की राष्ट्रीय एजेंसी NIA भी एक्टिव मोड में है और इसका भी एक कनाडा कनेक्शन है। खालिस्तान समर्थकों और उनके द्वारा की जा रही हिंसाओं की बात करें तो NIA ने 20 और 21 सितंबर इन 2 दिनों में कई नामों की सूची जारी की है। कुछ नाम आप पहले से जानते हैं, कुछ नए हो सकते हैं। पहले 20 सितंबर की सूची की बात, NIA ने 43 कुख्यात अपराधियों की फोटो जारी की और अपील की कि इनकी प्रॉपर्टी, व्यापार समेत कोई भी डिटेल अगर आपके पास हो तो NIA के साथ शेयर करें। इनके नाम का हम बताएंगे तो लंबा वक्त लगेगा, इसलिए कुछ प्रमुख नामों का जिक्र कर देते हैं जो इंडिया और कनाडा में हो रही हिंसक घटनाओं से जुड़े हैं। पहला नाम लॉरेंस बिश्नोई और दूसरा नाम उसके भाई अनमोल बिश्नोई का है। इसके अलावा गोल्डी बराड़, अर्शदीप गिल, जसदीप सिंह उर्फ जग्गू भगवानपुरिया, इसके अलावा लखबीर सिंह लड्डा का नाम भी प्रमुख है। ये आतंकी भारत में हैं, जेल में हैं, इनकी खबर है, लेकिन जो भारत से बाहर हैं, बारहा उनके पाकिस्तान या कनाडा में होने की खबरें आती रहती हैं। बता दें कि इस लिस्ट में एक बड़ी संख्या उन लोगों की भी है जिनका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के इलाकों में हुए गैंगवार में नाम आता है। ये बात भी साफ तौर पर कहनी चाहिए कि ये नामोल्लेख और उनके अपराध कनाडा तक जाते हैं। इसके बाद आती है आज की तारीख यानी 21 सितंबर। इस दिन NIA ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय कॉन्सुलेट में हुए हमले में शामिल खालिस्तान समर्थकों की फोटो जारी की। NIA ने लोगों से कहा कि अगर इनकी पहचान, नाम, पता है तो हमें भी बताएं। इल्ज़ाम है कि मार्च 2023 में खालिस्तान समर्थक सैन फ्रांसिस्को के भारतीय कॉन्सुलेट में घुस गए थे, तोड़फोड़ की थी, खालिस्तान का झंडा लगाया था और दीवारों पर फ्री अमृतपाल भी लिख दिया था। भारत कनाडा के रिश्ते, निज्जर का कत्ल, भारतीय एजेंसियों पर इल्जाम और अब वीजा बैन की प्रतिक्रिया। पर बात इससे कहीं ज्यादा गंभीर है। आंकड़ों के मुताबिक 1,86,000 से ज्यादा भारतीय छात्र हैं जो कनाडा में रुके हुए हैं, काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं।
इनकी सुरक्षा की चिंता भारत की चिंता है। इसी चिंता के बारे में आज प्रतिक्रिया आई पंजाब से सांसद रवनीत बिट्टू की। बिट्टू ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से इस बारे में बात की है और कनाडा में मौजूद भारतीय छात्रों से भी बात की है। बिट्टू ने इसके अलावा निज्जर, वो आतंकवादी जिसे मारा गया, उससे जुड़े कनेक्शन के बारे में भी बात की। मैंने तो कल ही 2 चीजें हैं इसकी। मैंने कल ही प्राइम मिनिस्टर साहब को लेटर लिखा था। ये लेटर था भी जो हमारे वहां पे स्टूडेंट्स हैं, पहला फिक्र हमें उनका है जो तकरीबन 7 लाख का नंबर है, जिसमें से 5 लाख पंजाब के लोग हैं। वो किस तरीके से वहां पे गए हैं, यहाँ पे अपनी जमीन बेच के पेरेंट्स ने पैसा दिया है, लोन लेके पैसा दिया हुआ है, और वो वहां उनकी आगे पीआर होनी है, आगे उनका वीजा लगना है, इसमें दिक्कत ना आए। और बहुत स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी एडमिशन ली है पर अभी वो गए नहीं। अगर उनका वीजा बंद कर देंगे, अगर वहां पे रोक देंगे, तो इतना पैसा वहां पे स्कूल कॉलेजों ने वो जमा करवा लिया है, उसके बारे में बहुत बड़ा फिक्र है पंजाब के पेरेंट्स को और बच्चों को। वो प्राइम मिनिस्टर साहब से मेरी कल बात हुई थी सदन में, और उन्होंने मुझे ये भरोसा दिया भी इस चीज को हम बिल्कुल अच्छी तरह देखेंगे। तो आगे जैसे पाकिस्तान हुआ करता था, वैसे अब कनाडा ने रूप ले लिया है, और जितना ड्रग पंजाब में है वो ये 10 गैंगस्टर और ये निज्जर जैसे वहां से ड्रग पंजाब में भेज रहे हैं हमारे नौजवानों को, पंजाबियों को तबाह करने के लिए। और ट्रूडो साहब को इन्होंने गुरुद्वारों के ऊपर कब्जा किया हुआ है, निज्जर एंड कंपनी ने 10 गुरुद्वारे थे जिसको इसने कब्जा किया था, और वहां से जो हमारा चढ़ावा चढ़ता है, वहां पे सारा पैसा वो ट्रूडो की पार्टी को जाता है। आपने कांग्रेस सांसद का बयान सुना। अब बारी है अकाली दल सांसद, बल्कि कहें तो अकाली दल अध्यक्ष की, सुखबीर सिंह बादल, जिन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उसके बाद ये बयान दिया। हिंदुस्तान के बाद कनाडा ऐसा देश है जहां सबसे ज़्यादा हिंदुस्तानी वहाँ रहते हैं, और हिंदुस्तानियों में पंजाब ऐसे हैं जो पंजाब और से सब बहुत ज़्यादा वहाँ हैं। हज़ारों बच्चे हर साल वहाँ कनाडा पढ़ने जाते हैं, हज़ारों फैमिलीज़ वहाँ माइग्रेट कर रही हैं, और वहाँ से लोग यहाँ अपने देश में आते हैं मिलने के लिए अपने रिश्तेदारों के लिए। अगर वीज़ा डिनाइल हो गया दोनों साइडों में, पिछले 2 दिनों में बहुत ज़्यादा पैनिक पंजाब में हुआ है। बहुत लोगों का फ़ोन मेरे पास आया है, बच्चों का आया कि हमारा इस कॉलेज का क्या बनेगा, हमारी वहाँ स्टडीज़ का क्या होगा, और बुज़ुर्ग बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे वहाँ हैं, कोई बुज़ुर्ग वहाँ स्टक हो गए हैं, हम कैसे वापस आएंगे। सो ये पैनिक इतना बढ़ रहा है, और ये पैनिक जैसे बढ़ेगा इसका बहुत ज़्यादा रिएक्शन होगा। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा और इंडिया ये जल्दी इसका कोई सोल्यूशन, डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकाले। इस विषय पर विद्वानों से बात कर रहे हैं। इससे पहले पंजाब में एक और बड़े पॉलिटिकल स्टेक होल्डर जो इस समय वहाँ सरकार चला रहे हैं, आम आदमी पार्टी, उनकी प्रतिक्रिया भी सुन लीजिए। पंजाब का हर दूसरे घर का एक बच्चा कनाडा में है। अब आज इंडिया ने जो स्टेप लिया, मैं तो उससे सहमत नहीं हूं। मैं विदेश मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री को बोलता हूं, अब ये वीजा देने वहां बंद कर दिए तो इससे ना कड़वाहट बढ़ेगी। ये बातचीत से मामला तय होना चाहिए। हमने अपने कनेडियन एमपी से भी बात करी है, और आज शाम को भी हम बात कर रहे हैं जो थोड़े बैलेंस्ड हैं। देखिए, हर रिलीजन में कोई ना कोई फंडामेंटलिस्ट होते हैं, कोई भी धर्म ले लीजिए। अब उन फंडामेंटलिस्ट्स को हम एग्जाम्पल नहीं बना सकते कि सारी कम्युनिटी उनके 99.9% तो दे आर ओके इन एवरी रिलीजन। इस मामले को जो इंडिया कनाडा को ना बातचीत से, डायरेक्टली बातचीत से हल करना चाहिए। सवाल सिर्फ राजनीति या छात्रों का नहीं है। बड़े पैमाने पर भारत और कनाडा के नागरिक एक दूसरे के यहाँ आते जाते रहते हैं। इस जनसंख्या के ऊपर क्या असर पड़ेगा अगर वीजा क्राइसिस एक बड़ी खाई में तब्दील होती है? इस पर सुनिए आप सिंगर दलविंदर दयालपुरी को। वीजा प्रणाली है, कल कहने कि चलो सभी लोग वापस भारत को चलो, सभी लोग जितने भी है, क्योंकि इधर तो पहले ही लोगों ने 25 लाख खर्च के, किसी ने 20 लाख खर्च के, 30 लाख 40 लाख खर्च के, सभी लोगों के, उनके पेरेंट्स ने लोगों को बाहर भेजा, कुछ न कुछ आस रख के भेजा। सभी को फर्क पड़ेगा, स्टूडेंट को फर्क पड़ेगा, हमारे जैसे सिंगरों को, फिल्म की शूटिंग चाहे कोई बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, या हमारे
सिंगर की हो कि उधर होती है तो स्पोर्ट्समैन जो कबड्डी वाले है, हॉकी है, वो चाहे T20 होता है वहाँ पे, उन लोगों को भी फ़र्क पड़ेगा। अब सवाल ये कि कनाडा में जो भारत के छात्र हैं उनके पास विकल्प क्या हैं, कहाँ उम्मीद तलाशें और क्या उनको कोई खतरा है। इस पर हमने एक बार फिर बात की पत्रकार गीता मोहन से। देखिए, जो वहाँ पर रह रहे हैं, जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, जो वहाँ पर पढ़ रहे हैं, वो इन रिश्तों की वजह से, इन डिसीजंस की वजह से कनाडा छोड़कर नहीं आने वाले। लेकिन हाँ, हिंदू फोरम एक ग्रुप है जिसने वहाँ के पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर को एक ख़त लिखा और उस ख़त में न केवल उन्होंने डोमिनिक लेब्लांक को एड्रेस किया, उन्होंने प्रधानमंत्री ट्रूडो और एनडीपी लीडर जगमीत सिंह को एड्रेस करते हुए कहा कि जो वहाँ पे हिंदू है उनके जान को ख़तरा है। ये क्यों कहा? क्योंकि जो खालिस्तानी एलिमेंट्स वहाँ पर हैं, हम किसी का नाम नहीं लेंगे क्योंकि ये प्रमोशनल प्लेटफॉर्म नहीं है। तो जो वहाँ पे खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं, उन्होंने हिंदू और इंडियन ओरिजिन और इंडियंस के अगेंस्ट थ्रेट्स जारी किए थे। तो ये काफ़ी सेंसिटिव मामला हो गया है, जहाँ पर जो वहाँ पे रह रहे हैं उनको अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखना होगा। इसी वजह से भारत सरकार ने एक एडवाइजरी भी इश्यू किया है कि जो वहाँ पर है, जिनको ट्रैवल नहीं करना है वो ना ट्रैवल करें, लेकिन जो वहाँ पर है सतर्क रहे, कॉशियस रहे। तो सिचुएशन उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। लेकिन देखिए, कनाडा की सरकार ऐसे नहीं है कि किसी को भी वायलेंट मेथड्स यूज़ करने को अलाउ कर देगी। तो सिक्योरिटी सेफ्टी के मामले में और अगर उसके तरफ देखा जाए तो ऐसा लगता नहीं है कि उनको बहुत घबराना चाहिए, लेकिन हाँ, कॉशियस ज़रूर रहना चाहिए। हालात ठीक नहीं है, दो गुटों के बीच लड़ाई चल रही है और जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं उन्होंने वैसे ही थ्रेटन कर दिया है। तो इंडियन मूल के जो लोग हैं वहाँ पर, उन सबको सतर्क रहना ज़रूरी है। भारत कनाडा के संबंधों पर और अपडेट्स पर हमारी नजर बनी रहेगी। अब रुख करते हैं संसद का। 21 सितंबर के दिन जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो लोकसभा में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हुए, धन्यवाद ज्ञापन दिया, क्योंकि लोकसभा में 20 सितंबर को बहस के बाद महिला आरक्षण पर वोटिंग हुई थी, जिसमें 454 सांसदों के सपोर्ट से ये बिल लोकसभा में पारित हो गया था। प्रधानमंत्री ने खुद को अभिभूत बताया इस चीज से और विश्वास जताया कि ये बिल राज्यसभा में भी पास हो जाएगा। मैं आज आपके माध्यम से इस बहुत महत्वपूर्ण निर्णय में और देश की मातृशक्ति में एक नई ऊर्जा भरने में ये कल का निर्णय और आज राज्यसभा के बाद जब हम अंतिम पड़ाव भी पूरा कर लेंगे, देश की मातृशक्ति का जो मिजाज बदलेगा, जो विश्वास पैदा होगा, वो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली एक अकल्पनीय अप्रतिम शक्ति के रूप में उभरेगा। ये मैं अनुभव करता हूं। कुछ एक मिनट बोलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपना भाषण खत्म कर दिया। अब दर्शकों की नजरें बगल वाले कमरे पर थी, यानी लोकसभा से पारित होने के बाद महिला आरक्षण बिल की क्या गति होने वाली थी राज्यसभा में। इस पर आज बहस होनी थी 21 सितंबर को और वोटिंग भी। सबसे पहले छत्तीसगढ़ से आने वाली कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन खड़ी हुई, जो मूलतः बिहार की राजनेता है, कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने बिल का समर्थन किया, लेकिन कांग्रेस का पुराना स्टैंड भी दोहराया कि बिल तुरंत लागू नहीं होगा। इसका दुख है। मैं एक आपत्ति दर्ज कराना चाहती हूँ, जिसका नाम आपने दिया है महिला आरक्षण का नारी शक्ति विधेयक। ये नारी शक्ति विधेयक है, लेकिन अपने नाम दे दिया इसका नारी शक्ति वंदन विधेयक। मुझे लगता है ये एक संवैधानिक अधिकार है, ये कोई दैविक वरदान नहीं है, ये कोई प्रधानमंत्री साहब का या आपका दिया हुआ महिलाओं को दया का पात्र नहीं है। ये हमारा एक संवैधानिक अधिकार है। आपने इसका नाम दैविक और दया और पूजा से जोड़ के, मुझे लगता है जो आंदोलन का इतिहास था उसको भी खत्म करने की कोशिश की है। ये एक मैं महिला होने के नाते बोल रही हूँ।
इसके बाद सबकी नजरें टिकी राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर। नड्डा के एक तरफ अमित शाह तो दूसरी तरफ पीयूष गोयल बैठे थे। नड्डा ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी महिला आरक्षण को निर्णायक मोड़ पर लेकर आ गए हैं। दुनिया हमें लेडीज फर्स्ट समझा रही थी, जबकि हमारे यहाँ गिरिजा शंकर, गौरी शंकर, राधे श्याम और सीताराम जैसी शब्दावलियां हैं। हमारे यहाँ वेदों और हड़प्पा की सभ्यता में भी महिलाओं का महती स्थान रहा है। अध्यात्म से लेकर अध्यापन तक नारी का विशेष योगदान रहा है। और अगर हम हड़प्पन काल की भी बात करें तो वो जो कांस्य की मूर्ति डांसिंग गर्ल है, वह बताता है कि हमारे समाज में महिलाओं को कितनी स्वतंत्रता थी और कितना इंडिपेंडेंस था, यह भी उसमें से दर्शाता है। यह दीगर बात है कि कुछ हमारे, जब हम गुलामी के काल से गुजरे, मेडिवल पीरियड से गुजरे, तो उस समय पर्दा सिस्टम से लेकर के महिलाओं का जरूर कुछ जो उत्थान का स्थान था उसमें कमी आई। इसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात पर भी सफाई दी कि आरक्षण लागू कब से होगा। उन्होंने कहा, संवैधानिक व्यवस्था होती है, कौन सी सीट आरक्षित होगी कौन सी नहीं, इसका निर्णय सरकार नहीं कर सकती, उसके लिए क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है। फिर नड्डा ने एक मजाक भी किया कि अगर मैं सरकार में हूं और अगर वायनाड को रिजर्व कर दूं तो, मैं रायबरेली को रिजर्व कर दूं तो, अमेठी को रिजर्व कर दूं तो। इतना बोलकर नड्डा अपनी बात आगे बढ़ाने वाले थे, तभी बगल में बैठे पीयूष गोयल ने कहा, कलबुर्गी कलबुर्गी। इसके बाद नड्डा ने कहा, कलबुर्गी को कर दूं तो। वायनाड राहुल गांधी की लोकसभा सीट, अमेठी भी उनकी सीट जहां से वो हारे, रायबरेली गांधी परिवार की परंपरागत सीट जहां से सोनिया गांधी जीत कर आई, और कलबुर्गी राज्यसभा में समय नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का लोकसभा क्षेत्र। ये बातें हुई। अमित शाह और भाजपा के तमाम नेता इस पर हंसने भी लगे। फिर उन्होंने बताया कि आज अगर बिल राज्यसभा से पास होता है तो साल 2029 में महिलाओं को लोकसभा चुनाव में आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसी मौके पर खड़गे ने जेपी नड्डा को टोका और कहा, जब पंचायत में आरक्षण तुरंत लागू हो सकता है तो ये बिल लोकसभा और विधानसभा के वास्ते तुरंत क्यों नहीं लागू हो सकता। फिर सुनाया कबीर का एक दोहा और नड्डा ने दिया ये जवाब, ये महिला आरक्षण का एकमात्र और सही तरीका है। और उसके बाद बहस और तीखी हुई खड़गे और नड्डा में। बीच बचाव में उतरना पड़ा जगदीप धनखड़ को। सुनिए, देश की संसद में दो बड़े नेता और उपराष्ट्रपति। अमेंडमेंट करने का कोई दिक्कत नहीं है, ये आप अब करने का तो ये 31 को डाल रहे हैं। इसका मकसद क्या है कि बिल ऐसा ही चले। नहीं, आप ही ने कहा 29 के बाद ये सब 29 को नहीं, मैं सर, जब पंचायत में रिजर्वेशन के लिए होता है, जिला पंचायत का होता है, तो ये वुमन रिजर्वेशन का क्यों नहीं होता। आज करो। और मैं एक कबीर का दुआ सुनाता हूँ, कल करने का आज करो, आज करने का अब करो, और फिर तो पल में प्रलय होगा तो फिर करेंगे कब, पल में प्रलय होगा तो फिर करेंगे कब। ऐसा है, आप लोगों ने ये जो नो कर रहे हैं ना, इसीलिए आपको उधर बैठा दिया, क्योंकि शासन करने नहीं आया। 30 साल से कोशिश करते। अगर शासन करने आता तो अगर आपको ये मालूम होता कि कुछ नियम कानून भी चीज है। अब नो, आई एम नॉट गोइंग टू यील्ड, नो आई एम नॉट गोइंग टू, नो आई एम नॉट गोइंग टू, नो सर, प्लीज, नो सर, प्लीज, खड़गे जी, नो प्लीज, ही इज नॉट यील्डिंग, ही इज नॉट यील्डिंग। तो मैं ये बोल रहा हूं, ही इज नॉट यील्डिंग, नो ही इज नॉट यील्डिंग। आपने सत्ता पक्ष की बात सुन ली, अब विपक्ष का रुख समझिए। एज पर द डिलिमिटेशन कमीशन 2008 हमारे पास जो सीट्स हैं 412 जनरल सीट्स, 84 एससीज, 47 एसटीज। अब हम क्या कर रहे हैं इस बिल के माध्यम से, 84 और 47 के अंदर 1/3 कर रहे हैं। क्या यह अन्याय नहीं है? एग्जिस्टिंग सीट्स में नहीं, जो 33% आ रहा है उसके अंदर, जिसका आंकड़ा अभी के हिसाब से 136 सीट बैठता है, उसमें एससी, एसटी और ओबीसी की व्यवस्था हो। क्योंकि देखिए, मैं आपके माध्यम से कहूं, हर महिला को बहुत मुश्किल से आगे बढ़ना पड़ता है, ये आप भी जानती हैं। और खास करके पिछड़े वर्गों की महिलाएं, अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाएं, उनका डिप्रिवेशन और वल्नरेबिलिटी बाकियों से ज्यादा होती है।
राज्यसभा में देर रात तक चल रही चर्चा पर और जानकारी दे रहे हैं न्यूज रूम से हमारे साथी निखिल वाट। लोकसभा और राज्यों की विधायिका में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए लाया गया 128वां संशोधन विधेयक अब राज्यसभा में पास हुआ है आज की तारीख में, और ये चर्चा काफ़ी लंबी चली है। 9:30 बजे के करीब तक जब तक हमने फॉलो किया इस कार्रवाई को, जो सांसद थे अपनी बातें रख रहे थे, चर्चा हो रही थी। विपक्ष की तरफ से जो बातें कही गई वो कमोबेश वही थी जो लोकसभा में उन्होंने कहा था कि वो आरक्षण का तो स्वागत करते हैं, लेकिन आरक्षण जिस तरह से दिया जा रहा है या जो उसकी टाइमलाइन है उससे वो सहमत नहीं है। कोटा विदिन कोटा की मांग हुई, और ये भी मांग हुई कि जो परिसीमन और जनगणना, इन दो चीज़ों के लिए जो वेट करेगा आरक्षण जो दिया जाना है, उसका भी कोई समाधान खोजा जाए। जब हम इस बातचीत को रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे पहले कुछ जो बड़े सांसद, जो बड़े मंत्री थे, उनके बारे में हम आपको बता सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोलने के लिए खड़ी हुई थी राज्यसभा में। उन्होंने ये कहा कि मोदी सरकार, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, चाहे वो अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करना हो, जब वो कोई फैसला लेती है तो उस पर अमल करती है। एक दिलचस्प चीज़ ये भी हुई कि निर्मला सीतारमण ने पीवी नरसिम्हा राव को क्रेडिट दिया। उन्होंने कहा कि हम उनको क्रेडिट देते हैं इस बात का कि उनके रहते 33% आरक्षण जो थर्ड टियर है गवर्नेंस का, हमारे यहाँ नगरीय निकाय हैं, पंचायती राज का, उसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। सपा सांसद जया बच्चन ने भी अपनी बात रखी। उनको आज चेयर पे सभापति की कुर्सी पर बैठने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि वो सभापति जगदीप धनखड़ का शुक्रिया अदा करती हैं कि उन्हें उस चेयर पे बैठने का मौका मिला। इस लाइट नोट पे उन्होंने अपनी बातचीत शुरू की। चूँकि वो सपा की सांसद हैं, उन्होंने सपा की जो पार्टी लाइन है उसको टोकिया। ये बताया कि सपा भी आरक्षण का समर्थन करती है, लेकिन ओबीसी का जो मुद्दा है, कोटा विदिन कोटा की जो मांग है, वो उसको रेखांकित करना चाहते हैं। इसके अलावा भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने भी कांग्रेस पे ये इल्ज़ाम लगाया कि यूपीए के दौर में जब ये बिल आया था तब कोलिशन पॉलिटिक्स का बहाना बना करके इस बिल को पास नहीं होने दिया गया। ललन टॉप शो में आखिरी में उम्मीद की बात। देखिए, बिहार का ये स्कूल मुजफ्फरपुर के रेलवे जंक्शन में रेल पुलिस पाठशाला है, जिसे इस साल 15 अगस्त को शुरू किया गया था और जुगत लगाई गई थी रेल पुलिस अधीक्षक कुमार आशीष के द्वारा। यहाँ अनाथ और ज़रूरतमंद बच्चों की पढ़ाई होती है। वे बच्चे पढ़ते भी हैं, जो यहाँ कूड़ा बीनते थे और कई ऐसे काम करते थे छोटे बच्चों को क्या, बड़ों को भी नहीं करना चाहिए। अब ये बच्चे शिक्षा हासिल कर रहे हैं। इस पाठशाला में हर दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कक्षाएं लगती हैं। पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद बारी बारी बच्चों को पढ़ाते हैं। इसी तरह की पहल की ज़रूरत है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कह गए हैं, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, शिक्षा ही मुक्ति देती है, शिक्षा ही आगे का मार्ग प्रशस्त करती है। हम पत्रकारों को भी इसी तरह की जिम्मेदारी मिली होती है। देश के नागरिकों को बताएं देश में, दुनिया में क्या चल रहा है। दुनियादारी में आज हमने विस्तार से भारत कनाडा की क्राइसिस, इसके इंटरनेशनल पहलुओं के बारे में बात की, और क्यों रूस को अजरबैजान में और आर्मेनिया में कोसा जा रहा है, इस पर बात की। और ललन टॉप शो में आपको विस्तार से बताया देश की संसद के बारे में और भारत में जो कनाडा को लेकर राजनीति चल रही है या कार्रवाई, उसके बारे में। ललन टॉप शो के इन विषयों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। संवाद का सिलसिला चलता रहे। शुभ रात्रि।